हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आज हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमने बीपीएससी के पीटी एग्जाम्स में 105 नंबर का जो लक्ष्य को प्राप्त किया, उसके लिए हमारी क्या रणनीति थी। तो उन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कहां से शुरू किया था हमने। और मैं जो भी बात बताऊंगा आप लोगों को, मैं अपनी बात बताऊंगा, ऐसा नहीं है कोई हवा हवाई की बात चलेगी। इसलिए यदि आप वीडियो को देखने आए हैं, इस लेक्चर को सुनने आए हैं, देखने आए हैं, तो ध्यान से पूरा देख लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अपने लिए एक ग्रुप का निर्माण किया। क्या किया? एक ग्रुप का निर्माण किया। और इस निर्माण के दौरान एक बात का ध्यान रखा गया कि इस ग्रुप में जो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उनकी संख्या बहुत ही कम हो, लेकिन जितने लोग इस ग्रुप में रहें उन सभी का प्रीलिम्स एग्जाम में क्या हो, क्वालिफाई हो जाए। तो हम लोगों ने जो ग्रुप का निर्माण किया, उस ग्रुप में कुल 3 लोग थे। कितने लोग थे? तो कुल 3 लोग थे। एक मैं था, अर्थात संदीप कुमार। एक हमारे मित्र थे, उमंग कुमार। और इस ग्रुप का आप लीडर कह सकते हैं। जो लीडर थे वे थी एक दीदी थी। और इस ग्रुप का निर्माण हो गया। तीनों लोगों ने तैयारी क्या किया? प्रारंभ किया। और इस ग्रुप में जो तैयारी की क्या रणनीति थी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आप यह जान लें कि जो रणनीति थी, उस रणनीति का प्रतिफल आखिरकार क्या प्राप्त हुआ। तो इसका जो प्रतिफल प्राप्त हुआ, वह प्राप्त यह हुआ कि मेरा 105 मार्क्स, मेरे मित्र का 103 मार्क्स और दीदी का 99 मार्क्स था। तो आप यहां पे एक चीज देख लें और अच्छी तरीके से समझ लें कि जब फीमेल कैंडिडेट के द्वारा 99 ले आया जाता है और मेल कैंडिडेट यदि 100 प्लस अर्थात 103, 105 इस तरह के मार्क्स ले आते हैं, तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी कोई मायने नहीं रखता है कि वह किस कैटेगरी से है। एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है या फिर जनरल से है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका जो 99 मार्क्स था, मैं दीदी के बारे में विशेष प्रकार से चर्चा करूंगा कि सबसे पहले तो ये जो दीदी थी, ये जॉब में थी। जब तैयारी की जा रही थी हम लोगों के द्वारा, तो दीदी उस समय जॉब में थी। और यहाँ पे जो 2 नाम आपको दिख रहा है, एक मेरा नाम और मेरे मित्र का नाम, ये दोनों ही स्टूडेंट्स थे। क्या थे? तो सिर्फ छात्र थे, किसी भी प्रकार के जॉब में नहीं थे। तो ये जॉब में थी। बिहार की राजधानी पटना है और पटना में सचिवालय है। तो ये जो दीदी थी, हम लोगों की टीम लीडर कह सकते हैं आप, तो ये जॉब में थी। किसमें थी? तो जॉब में थी, सचिवालय में थी, पटना में। बिहार की राजधानी है पटना। यदि आप बिहार से हमें देख रहे हैं तो आपको पता होगा, और यदि आप बिहार से बाहर से ही होंगे तो हिंदुस्तान के ही हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा बिहार के बारे में और बिहार की राजधानी के बारे में। तो ये जॉब करती थी। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने रणनीति तैयार किया, उस रणनीति का प्रतिफल मार्क्स के रूप में प्राप्त हुआ। क्योंकि देखिए, जो भी रणनीति आप बनाते हैं, उसका अंतिम जो लक्ष्य होता है वह प्राप्त करना होता है। जैसे इस ग्रुप का जो लक्ष्य था शुरुआती दौर में क्या है, तो प्रीलिम्स का लक्ष्य था कि पीटी में किस प्रकार से अच्छा मार्क्स लाया जाए और कैटेगरी से ऊपर उठना पड़ेगा। जो आप अपने आप को कैटेगरी में बांध के रखते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स के लिए
कि वे अपने आप को कैटेगरी में बांध के घसीट के रखते हैं कि भाई मैं तो जनरल हूं, इसलिए मुझे 100 मार्क्स के करीब में मेहनत करनी चाहिए। मैं ओबीसी हूं, मेरा 95 से काम चल जाएगा, मैं एससी हूं, एसटी हूं, 85, 86, 89 ले आऊंगा तो हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि आप इन सभी कैटेगरी को फॉलो ना करें तो क्या करें, तो आप सिर्फ एक कैटेगरी का फॉलो करें कि आप सिर्फ वो सिर्फ एक स्टूडेंट हैं। क्या है? एक स्टूडेंट के रूप में अपने आप को तैयारी में लगाएं। और मैं यह जो रणनीति आपको बता रहा हूं, यह शुरुआत हुई थी हम लोग की रणनीति, जो पहली रणनीति का जो पहला पगडंडी था वह था ग्रुप का निर्माण। क्या था? ग्रुप का निर्माण था। तो इस ग्रुप का क्या प्रतिफल हुआ वह आप लोगों ने देख लिया। अब मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कि अब जो आगे मैं रणनीति बताऊंगा, सफलता का जो मैं चक्र बताऊंगा, उस चक्र से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप ग्रुप का निर्माण करते हुए एकांतवास करें। क्या करें? एकांतवास करें। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको सुन के अटपटा लगेगा कि मैं यह भी कह रहा हूं कि ग्रुप का निर्माण करें और उसके बाद यह भी कह रहा हूं कि आप क्या करें कि एकांतवास करें। तो यहां पे समझने योग्य बात है कि एकांतवास का आखिरकार मतलब क्या होता है। पहले आप यह समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, एकांतवास का दो अर्थ होता है, एक सामान्य साधारण मनुष्य के लिए और एक आप जैसे बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए या किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए। तो एकांतवास का मतलब क्या होता है कि दोनों के लिए बदल जाता है। यदि साधारण मनुष्य की बात करें तो साधारण मनुष्य एकांतवास का अर्थ यह समझ लेता है कि मुझे अकेले रहना है। क्या करना है? अकेले रहना है। इसका मतलब हो गया एकांतवास। हालांकि यह सामान्य मनुष्य के द्वारा ऐसा सोचा जाता है, लेकिन आप लोग यह ना सोचें कि आपके लिए भी एकांतवास का अर्थ होगा अकेले रहना। बिल्कुल नहीं। एकांतवास का क्या तात्पर्य है कि वैसे लोगों के साथ रहना, वैसे लोगों के साथ रहना जिनका भी अंत या परिणाम वही हो जो आपका है। जो क्या है? आपका है। अर्थात एकांतवास का क्या तात्पर्य हो गया कि वैसे लोगों के साथ रहना जिनका भी अंत या परिणाम क्या हो वही हो जो आपका है। अर्थात एक अंत हो। क्या हो? एक अंत हो। एक अंत क्या? जैसे आप लोग अभी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए परेशान हो रहे हैं, लक्ष्य क्या है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपके ग्रुप में, जैसे कि आपने मान लिया जाए कि 2-3 लोगों का ग्रुप बनाया, और यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ग्रुप का निर्माण में आप कुछ बातों का ख्याल रखें कि आप जो ग्रुप बना रहे हैं उस ग्रुप के सभी लोग पारदर्शी विचार के होने चाहिए। पारदर्शी विचार से क्या मतलब है? ग्रुप का निर्माण हो गया और आपस में क्या पढ़ रहे हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि कोई इंफॉर्मेशन मान लिया जाए कि मेंबर ए को अब मिला है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला 2019 का आपने याद किया, हो सकता है कि एग्जाम आते आते 2020 का भी मिल गया है, लेकिन इस दोनों मेंबर को उसके बारे में पता नहीं है या इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इस मेंबर का दायित्व बनता है कि यह क्या करे, उस न्यूज को अपने बाकी के सदस्यों तक क्या करे, पहुंचा दे या बता दे या पूछ ले किसी भी प्रकार से। तो यह पारदर्शिता होता है। तो आप ग्रुप का निर्माण में पारदर्शिता रखें। और यदि हो सके, यदि आपके ग्रुप में कोई भी एक मेंबर, जैसे इस तीन में से कोई भी एक मेंबर यदि जॉब वाले मिल जाए तब आपको बहुत ही फायदा मिल जाएगा। क्यों? आगे मैं बताऊंगा, जब मैं सफलता के चक्र के बारे में बताऊंगा तब आपको वहां पे इसकी अहमियत समझ में आएगी कि जॉब वाले यदि कोई मिल जाते हैं ग्रुप में तो कितना फायदा होता है सिर्फ जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र हैं उनके लिए। तो आप क्या यहां पे हो गया कि आपका एकांतवास हो गया, अर्थात आपने ग्रुप का निर्माण कर लिया।
और यदि ग्रुप का निर्माण नहीं हो पाया, यदि आप अकेले कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप की उतनी अत्यधिक आवश्यकता है कि ग्रुप होना ही चाहिए, नहीं भी है, आप एक से दो आदमी भी यदि मिलकर ग्रुप का निर्माण करते हैं। मैंने क्या कहा कि ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि एकदम 10-20 आदमी को इकट्ठा करके उसके बाद हमने तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास किया, बिल्कुल नहीं। सदस्य 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 2-3 से ज्यादा सदस्य के साथ तो ग्रुप का निर्माण आप करें ही ना करें, ज्यादा फायदा में रहेगा कि जितने अधिक लोग रहेंगे उतनी अधिक बातें होगी। कम लोग रहेंगे, अंत उनका, परिणाम उनका एक होगा, लक्ष्य एक होगा, तो आपको क्या होगा कि बहुत ही फायदा होगा। तो पहला काम आपने क्या किया, जो हमने किया था, तो मैं यह समझ रहा हूं कि आप भी करेंगे। तो पहला आपने क्या किया, ग्रुप का निर्माण कर लिया 2-3 लोगों से, ठीक है। या नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, आप अकेले में उस कार्य को कर सकते हैं या वैसे लोगों के साथ रह के कर सकते हैं, लेकिन आपको एकांतवास करना ही होगा। बिना एकांतवास के कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो आप क्या करें, एकांतवास हो जाए। आपके पास कितने दिन है, 90 डेज है। तो इस 90 डेज का अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, तो अब हम लोग रणनीति पे चर्चा करते हैं, टाइम टेबल पे चर्चा करते हैं, और वह मैं चर्चा करूंगा एक चक्र के माध्यम से, और वह चक्र होगा सफलता का चक्र। यह जो सफलता चक्र या रूटीन में बता रहा हूं अब, यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर आप जॉब में हो, सभी के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि हम लोगों के ग्रुप में जो 3 लोग थे उसमें से एक फीमेल थे और वह हाउसवाइफ थी। तो हमारी जो रणनीति थी उन्हीं के अनुसार चलती थी, अर्थात टीम लीडर के रूप में फीमेल थे, दीदी थी, तो इनके द्वारा किया जाता था। तो ये हाउसवाइफ भी थी, पहली बात, और दूसरी बात कि वे जॉब में भी थी। तो हम लोगों की जो तैयारी हुई, हाउसवाइफ, जॉब, स्टूडेंट्स, इस सभी के मिश्रण के रूप में तैयारी हुआ था। इसलिए जो रणनीति है सफलता चक्र की, इसका नाम हमने सफलता चक्र रखा था, और आप लोगों को भी सफलता चक्र के ही रूप से बता रहा हूं। तो यह जो सफलता चक्र है वह सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या तैयारी सिर्फ अभी कर रहे हैं, या फीमेल है, गर्ल्स हैं, या आपकी शादी हो गई, हाउसवाइफ है, या फिर आप जॉब में हैं तो फीमेल हैं या मेल हैं। जॉब में जाने के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आपके लिए भी, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी टाइम पीरियड संभवतः समान ही रहता है। तो यह जो सफलता चक्र है अर्थात टाइम टेबल है, इसी टाइम टेबल में, इसी सफलता चक्र में, देखिए सफलता चक्र इसका नाम हम लोगों ने क्यों रखा था, क्योंकि इसमें हम लोगों के द्वारा एक चक्र के समान, चक्र में आप देखते हैं ना, जैसे जल चक्र आपने पढ़ा होगा, जल चक्र में क्या होता है कि जल का वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, बारिश होती है, फिर जल मिल जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों का जो यह सफलता चक्र है, शुरुआत होता था इस सफलता चक्र का सुबह से। कहां से प्रारंभ होता था, सुबह से हम लोग प्रारंभ करते थे अपनी रणनीति को, फिर दोपहर में कुछ किया जाता था, फिर हम लोग शाम में कुछ करते थे, फिर हम लोग रात में कुछ करते थे। तो क्या टाइमिंग रहती थी वो मैं आपको बताऊंगा, उस टाइमिंग में क्या किया जाता था वह भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सुबह में। तो सुबह जो हम लोगों का होता था वह 7 से 9 बजे तक रहता था। 7 से 9 बजे तक का यह प्रोग्राम था। क्यों था, क्योंकि दीदी को ऑफिस जाना रहता था, तो 9 बजे हम लोग का क्लास ऑफ हो जाता था। जो हम लोग पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी होती थी, तो हम लोग जो पढ़ते थे 7 से 9 तक हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद क्लास ऑफ हो गया। यानी कि हम लोगों का क्लास ऑफ होगा, 3 लोगों का क्लास ऑफ हो गया। हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की, 7 से 9 तक क्लास चला तीनों का, फिर क्लास ऑफ हो गया। और इस 7 से 9 में हम लोग क्या पढ़ते थे वो मैं आगे बताऊंगा, परेशानी होना है, धीरे धीरे आप बारीकी से समझ लीजिए, फायदे में रहिएगा। 7 से 9 हो गया, उसके बाद ऑफिस चले गए, और ऑफिस के बीच में छुट्टी होती है, लंच टाइम जिसको कहा जाता है। लंच टाइम होता है 1:30 से 2:30 तक का लंच टाइम होता था। तो हम लोग इस टाइम का भी उपयोग करते थे, ठीक है, अर्थात दोपहर का भी हम लोग का उपयोग हो जाता था, भले एक ही घंटा हो अलग बात है। उसके बाद
जब उनका ऑफिस का समय खत्म होता था तो शाम में जब वो आती थी तो फिर शाम में हम लोग का क्लास होता था या 6 से 8 बजे तक होता था, 6 से 8 बजे तक। और इस टाइम में हम लोग क्या क्या करते थे मैं बता रहा हूं। पहले आप यह देख लें कि टाइम का किस प्रकार से मैनेजमेंट था। चक्र के रूप में आप देखेंगे, सुबह कुछ किया हम लोगों ने, फिर दोपहर में कुछ काम को हम लोगों ने निपटाया, फिर शाम में कुछ काम को हम लोगों ने निपटाया अर्थात पढ़ाई को निपटाया, फिर रात में हम लोगों का होता था 6 से 8 या शाम का टाइम हम लोगों ने रखा था, और फिर रात हम लोगों का होता था ये 9:30 से 9 से 10 बजे तक यह चलता था। 9 से 10 बजे तक का यह प्रोग्राम रहता था। और इस प्रकार से एक चक्र की भांति आप देखेंगे कि सुबह, दोपहर, फिर दोपहर के बाद शाम, फिर शाम के बाद रात, फिर रात के बाद सुबह। अर्थात एक चक्र की भांति हम लोगों का पूरा साइकिल के तरह आप कह सकते हैं सफलता का चक्र, सफलता का ये चक्र है। और इस प्रकार से यह घूमते रहता था और हम लोगों की तैयारी होती रहती थी। अब बात कर लेते हैं कि सुबह 7 से 9 में क्या किया जाए, दोपहर में क्या किया जाए, शाम में क्या किया जाए और रात में क्या किया जाए। तो बेसिकली जो हम लोगों का यह जो 3 टर्म था, सुबह, दोपहर, शाम, इस तीनों समय में हम लोग बीपीएससी के पीटी के लिए तैयारी करते थे। बीपीएससी पीटी के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और यह जो समय था हम लोगों के लिए, इस समय में हम लोग एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट पढ़ते थे और हम लोगों का जो ऑप्शनल था वह था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का हम लोग यहाँ पे करते थे। देखिए इसके पीछे सबसे जो बड़ी कारण है क्या है कि यदि आप पीटी के साथ साथ 1 घंटे मेंस के ऑप्शनल पेपर को यदि कवर कर लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप साथ साथ कर लेते हैं तो ये जो मेंस का जो ऑप्शनल पेपर होता है वह 300 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। तो आप यदि इस दौरान ही इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मेंस 30% से 35% तक क्या होता है कि कवर हो जाता है। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप वैसे छात्रों से आगे निकल जाएंगे जो यह सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स एग्जाम निकाल लिया जाए, पीटी हो जाएगी, उसके बाद भी तैयारी नहीं शुरू करेंगे। जब पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा फिर तैयारी शुरू करेंगे। और जब तक में आपका रिजल्ट आएगा पीटी का, तब तक में यदि आप इस साइकिल को फॉलो करते हैं तो पीटी तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, कोई परेशानी ही नहीं है इसमें। साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। पीटी के दौरान ही पता भी नहीं चलेगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। और ये जो लोग रिजल्ट का इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, अब इनके लिए क्या है, पेपर 1 भी देखना है। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट है। पेपर 2 भी देखना है। पेपर 2 में भी क्या है कि 3 सब्जेक्ट है। पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 3 6 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। और फिर आपका एक ऑप्शनल हो गया 7वां सब्जेक्ट के रूप में। तो इनके ऊपर बर्डन जरूरत से ज्यादा है। बनिस्पत यदि आप इस चक्र का पालन करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बर्डन बिल्कुल ही कम हो जाएगा। यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में एंथ्रोपोलॉजी का चयन करते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स जो है आपका 2 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने वाली है। इससे पहले जो हमने डाला था बुक लिस्ट के बारे में, जो किस प्रकार से कौन कौन सी बुक को पढ़ के ये मार्क्स लाया जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल ही सेल्फ स्टडी करें। पीटी के लिए, पीटी के लिए आपको किसी भी प्रकार की किसी कोचिंग की आवश्यकता है ही नहीं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोचिंग में जाके 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 जो भी अमाउंट होता है, यदि आप उसको देने के बाद ही क्वालिफाई कर सकते हैं तो फिर इस चक्र का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। सेल्फ स्टडी करें। प्रीलिम्स यदि आप इस चक्र का पालन करते हैं तो प्रीलिम्स ही नहीं, प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। धैर्य के साथ क्या करना होगा, आपको लगे रहना होगा। तो 2 अक्टूबर से एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है। नया बैच प्रारंभ होगा 2 अक्टूबर से। इसमें ज्वाइन करने संबंधी सारी जानकारी आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम लिख के, शहर का नाम, स्टेट का नाम लिख के व्हाट्सएप करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम, तो क्या क्या हम लोग इसमें करें। समय तो आपको पता चल गया ना किस समय में करना, और आपको यह समय देख के ऐसा लग गया होगा कि यह जो समय है एक स्मार्ट स्टडी का समय है। यह जो रूटीन है, यह रूटीन एक स्मार्ट रूटीन है। किसी भी प्रकार की कोई बर्डन नहीं है। 18 घंटे कुछ लोग बनाते हैं ना रूटीन, 18 घंटे की, 16 घंटे की, 12 घंटे की, और आप देखेंगे कि वह रूटीन बन गया, दीवार में चिपक गया, बस वो चिपकाने योग्य रूटीन होता है, उसका कुछ प्रतिफल प्राप्त होने से रहा। और यह जो रूटीन है, देखना में स्मार्ट रूटीन है, सुबह में करना है, फिर आपका बीच का टाइमिंग मिल गया, उसमें आप छात्र जीवन में है, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, ऑफिस में है तो आप अपने ऑफिस की ओर जाएंगे, हाउस वाइफ है तो आपके लिए भी पर्याप्त समय होगा, इस समय में खाना बना सकती हैं। दोपहर के टाइम में फिर आपको 1 घंटे का टाइम निकालना है, फिर आपको शाम के टाइम में 2 घंटे का निकालना है, फिर आपको रात में क्या करना है, 1 घंटे का निकालना है। और इतना समय जो आपका कितना हो गया, 2 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटा यहाँ हो गया, और फिर 1 घंटा एंथ्रोपोलॉजी के लिए। टोटल कितना हो गया, 2 3 2 5 1 6 घंटा। ओनली 6 आवर की स्मार्ट स्टडी से आप बीपीएससी प्रीलिम्स तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ ऑप्शनल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 7 से 9 में किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, रात की तो बातें हो ही गई है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट की। चलिए शुरू करते हैं सुबह से हम लोग। चलिए तो हम लोग रूटीन की शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ता से। हालांकि इस नाश्ता में आपको खाना नहीं है, पढ़ना होगा। तो सुबह का हम लोगों का जो टाइमिंग था 7 से 9 बजे तक, इसको हम लोगों ने 4 भाग में बांट रखा था, और ये कंटिन्यू था 7 से 9 तक। बीच में कोई इसमें रुकने की बात नहीं होती थी। 7 से 9 तो 7 से 9, क्योंकि थोड़ा सा यदि हम लोग लेट करते तो ऑफिस में भी लेट होता और बाद में परेशानियां होती तो दिक्कत होता। तो इस 7 से 9 में कोई डिस्टरबेंस नहीं, किसी भी प्रकार की मोबाइल का यहाँ पे आपको ऑन नहीं रखना है। यदि हो सके तो आप ऑफ कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग ऐसा ही करते थे। तो 7 से 9 में क्या हम लोगों ने इसको 4 भागों में बांट दिया। तो 4 भागों में बांट के आखिरकार क्या क्या हम लोग इसमें करते थे, आइए उसको बताता हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट पे फोकस करते थे, क्योंकि करंट आपका मेजर सेक्शन है। तो करंट पे हम लोगों ने किया, करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को हम लोगों ने किया। उसके बाद दूसरा जो पार्ट था उसमें हम लोग बिहार करते थे। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दे दिया हूं, और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे समझे रणनीति का जो टाइम टेबल है वह क्या था, 7 से 9 का करंट अफेयर्स से शुरुआत हम लोग करते थे। करंट अफेयर्स दूसरा जो पार्ट तुरंत आता था वह बिहार का आता था, और करंट अफेयर्स और बिहार जैसे ही हुआ उसके बाद आता था हिस्ट्री। क्या आता था, हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री के बाद पॉलिटी। तो हम लोग इस 2 घंटे में 7 से 9 में क्या क्या पढ़ते थे, करंट अफेयर्स भी पढ़ते थे, बिहार भी पढ़ते थे, हिस्ट्री भी पढ़ते थे, और पॉलिटी भी पढ़ते थे। तो किस प्रकार से पढ़ते थे, तो टॉपिक वाइज शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। यदि आप एक एक टॉपिक करके भी रोज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके या 1 से 2 टॉपिक आप यदि रोज पढ़ते हैं, 1 से 2 टॉपिक, हिस्ट्री का भी 1 से 2 टॉपिक, बिहार का भी जो मैंने बुक बताया केबीसी नैनो का, उसका भी आप 1 से 2 टॉपिक, और करंट अफेयर्स के लिए पीडी का जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, फिर आपका एसपीडी में जो 1 लाइनर दिया हुआ है, 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 25 तारीख को क्या हुआ, 30 तारीख को क्या हुआ। तो इन सभी बातों को आप क्या करें, यहाँ पे पीडी प्लस एसपीडी दोनों को मिला के हम लोग इसमें क्या करते थे, पढ़ते थे। शुरुआत में एक एक टॉपिक, एक पीडी का टॉपिक हम लोग उठाते थे और एक उठाते थे एसपीडी का टॉपिक। 2 टॉपिक हमने यहाँ से इसको किया, 2 टॉपिक बिहार का किया, 2 टॉपिक हिस्ट्री का किया, और 2 टॉपिक पॉलिटी का किया। और आपको करना होगा 1 से 2 टॉपिक आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने किया था
आपको नहीं करना है, बिल्कुल करना होगा। 7 से 9 का जो टाइमिंग है वह आपको क्या करना है, इन चारों विषयों पे डालना है और अधिक समय नहीं देना है। 7 से 9 में 2 घंटे होते हैं और यदि आप 2 घंटे सीरियस होके लगोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी कवर होगा, बिहार भी कवर होगा, हिस्ट्री भी कवर होगा, पॉलिटी भी कवर होगा। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि मैं शुरुआत के 15 दिनों में पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कर लूं, क्योंकि 40 से अधिक प्रश्न, 35 से 40 या कभी 42 प्रश्न भी आते हैं, तो पहले मैं क्या करूं, हिस्ट्री को कंप्लीट कर लूं, फिर मैं पॉलिटी करूंगा, फिर मैं साइंस करूंगा। उसमें परेशानी क्या होती है, ना तो उनका हिस्ट्री कंप्लीट होता है, ना ही वे किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं। तो इस प्रकार की गलती ना करें। 7 से 9 में क्या करना है, करंट अफेयर्स करना है, बिहार करना है, हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है। किस बुक से करना है, क्या करना है, वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो 4 सेक्शंस आपके कवर हो गए। यहां से सुबह का नाश्ता आपका क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स, बिहार, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, बाकी आप खाने में जो भी खाओ वो आपकी अपना ये है। बाकी हमारे तरफ से नाश्ता क्या करना है, करंट अफेयर्स, बिहार, हिस्ट्री, पॉलिटी बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। देखिए आपकी रूटीन ना आपको याद होनी चाहिए और बिल्कुल याद होगा। क्या है कि मात्र 2 घंटे। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यह समय निकाल ही सकते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि हम लोगों के जो ग्रुप मेंबर्स थे उसमें हाउसवाइफ भी है, जॉब वाले पर्सन भी हैं, ठीक है, सभी लोग थे। इसलिए जो यह रूटीन है ना सब पे फिट बैठता है। इस रूटीन को हमें नहीं लगता है कि कोई यह कह के काट दे कि सर मैं तो जॉब में हूं, तो कैसे ये पॉसिबल होगा जी मेरे लिए, मैं कैसे इसको फॉलो कर सकता हूं। बिल्कुल ही कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी है, कोई 16 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे की कोई स्टडी तो हमने ना की, ना आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सुबह का ये काम इतना कर लेना है। तो अब दोपहर में क्या करना है, देखिए दोपहर का जो टाइम है 9 बजे आपने ऑफ कर दिया सुबह का, आपके पास बहुत अत्यधिक समय मिल जाता है। आप ऑफिस जा सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं तो भी खाना वाना बना सकते हैं, हाउसवाइफ है तो भी आपका सारा काम यहाँ पे संपन्न हो गया। दोपहर का टाइम क्या करना है, बस 1 घंटा निकालना है, क्योंकि हम लोगों को 1 घंटा मिल पाता था। आप इस 1 घंटे को हो सकता है 1.5 घंटे भी कर ले, 2 घंटे भी कर ले, लेकिन आप 1 घंटा यदि मन से कर लेते हैं तो वह काफी है। क्या करना है, इसे 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। साइंस में 1 घंटा समय हम लोग लेते थे, तो साइंस में हम लोगों ने क्या किया, 1 घंटे तक इसको पढ़ा, 1 से 2 तक इसको पढ़ा, फिर से सभी लोग बैठते थे और यह लंच टाइम होता, तो ऑफिस का लंच टाइम, ठीक है, ऑफिस के लंच टाइम का उपयोग किया जाता था। देखिए जो लोग ऑफिस में हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, अर्थात जो लोग जॉब में हैं, उनका जो लंच टाइम होता है भाई आप क्या कर सकते हैं, लंच टाइम को लंच खा खा के बर्बाद कर सकते हैं, चाय पी के बर्बाद कर सकते हैं, गपास्टिंग करके, मतलब बात विचार करके, बेवजह की बातें करके भी आप समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसा मन हो वैसा समाप्त किया जा सकता है। लेकिन करना क्या है, इस 1 से 2 बजे का जो आपका लंच का टाइम है, आप जल्दी जल्दी लंच कर लें और 1 घंटे में आपको कम से कम समय जो है मिल जाएगा। 1 घंटा में आप 45 मिनट भी समय निकाल लेते हैं, 45 मिनट भी समय निकाल लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। और निकालना होगा, निकालना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हमने किया आपसे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सभी लोगों से होगा, आपको करना होगा, करना चाहिए। तो क्या करना है कि दोपहर का जो आपका टाइमिंग होगा 1 से 2 बजे, उसमें आपको साइंस की पढ़ाई करनी है। साइंस आपने कंप्लीट किया, इसमें भी क्या करना है कि 1 से 2 टॉपिक लेके टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक वाइज कीजिए, 1 से 2 टॉपिक कीजिए। ठीक है, 1 से 2 टॉपिक आपने क्या किया, साइंस का कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री है, फिर आपका बायोलॉजी है, फिर आपका फिजिक्स है, तो सबसे लेके आप क्या किए, 1 से 2 टॉपिक आपने इसको कंप्लीट किया, साइंस कंप्लीट हो गया। तो सफलता के चक्र में 2 बाधाओं को आपने पार कर लिया, सुबह और दोपहर को। शाम की यदि बात की जाए तो शाम का जो हम लोगों का रूटीन था वह था 6 से 8 बजे तक। क्या था, तो 6 से 8 बजे तक का था और इसको हम लोगों ने 3 अलग अलग भाग में बांट रखा था। 6 से 8 को 3 अलग अलग भागों में बांट रखा था। क्या है इसमें, 3 अलग अलग में भाग में आपका है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी करना है, फिर क्या करना है, इकोनॉमिक्स करना है, इकोनॉमी करनी है, और मैथ भी करना है।
क्योंकि मैथ से भी जो प्रश्न है वह 10 प्रश्न रहते हैं। तो इसके लिए यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से, यदि आपने साइंस से पढ़ाई कर रखी है, बीएससी कर रखी है, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तब तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और जो नहीं है तो उनके लिए है कि आप इसको रखें, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी इस पे आप यदि वर्क कर लेते हैं तो ज़्यादा है। इसके लिए अत्यधिक ये 3 भाग थे, तो हम लोग का अधिकांश होता था वह ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे ही क्लास रहता था। और सप्ताह में हम लोग 2 दिन का या कभी कभी 1 दिन का हम लोग क्या करते थे कि मैथ्स का कर लिया करते थे। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है मैथ्स के लिए, क्योंकि हमने जो रणनीति आपको बताई इससे पहले वाले वीडियो में, आप उसको फॉलो करें। उसके बाद जो पढ़ाई की रणनीति, समय सारणी जो अब मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो करें, काफी है। तो 6 से 8 को क्या करना है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज ही पढ़नी है। आप 1 से 2 टॉपिक को उठाएं, इसमें भी 1 से 2 टॉपिक को उठाएं, टॉपिक वाइज करते चले जाएं। और यदि आप इस तरह से टॉपिक वाइज कर लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने जो भी बुक लिस्ट आपको बताई है वो सारा बुक आपका कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा पता है आपको? मैं बता देता हूं कितने दिनों में आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपको मैंने जो भी बुक लिस्ट बताई है प्रीलिम्स के लिए, वो सारा बुक आपका 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 60 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। यानी आपने एक बार पढ़ाई पूरी कर ली 60 डेज में। आपके पास कितना दिन और बच रहा है, प्लस 30 डेज। तो आप एक बात बताइए, जिस चीज को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 60 दिनों में पढ़ा, क्या उसका रिवीजन नहीं हो सकता है 30 डेज में? रिवीजन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा रिवीजन। ठीक है, देखिए मैं यह मान के आपसे अभी बात कर रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको बता रहा हूं, और आपको भी यह मान के ही चलना होगा कि आप मेरे सामने हैं और मुझसे जो जानकारी मैं आपको दे पा रहा हूं वो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, और मैं जो आपसे पूछता हूं उसका जवाब भी मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप दे पा रहे हैं। तो कितने दिनों में आपने पूरी तैयारी की? 60 डेज में, 60 दिनों में कंप्लीट कर ली, पढ़ाई पूरी आपकी हो गई। अब क्या करना है, दूसरा पार्ट रिवीजन का होगा। तो 30 दिन आपके पास है, इस 30 दिन में क्या करना है, रिवीजन करना है। यानी कि सुबह का काम हो गया, दोपहर का काम हो गया, शाम का काम हो गया, 3 टाइम आपने काम कर लिया। ठीक है, सफलता के चक्र में 3 चक्रों को पूरा कर लिया। सफलता के चक्र में सुबह दोपहर शाम की बातें हो गई। रात की बात की जाए तो 9 से 10 बजे का जो समय था, यह था ऑप्शनल सब्जेक्ट का। जो हम लोगों का क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट था, एंथ्रोपोलॉजी, जिसको क्या कहा जाता है, मानव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव विज्ञान कहा जाता है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, तो वह नाम है आपका मानव शास्त्र। तो इससे हम लोगों का 1 घंटे का चिंतन मनन अध्ययन जो भी कह लीजिए वह होता था। तो इसको हम लोग करते थे। और एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में क्यों लेना चाहिए, यदि आपको इस प्रश्न में दुविधा हो रही है या ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन किया जाए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेहतर होगा, यदि आप एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहते हैं तो क्यों एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहिए, इस प्रकार की किसी भी समस्याएं हैं आपके साथ तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर क्या करूंगा, अगला लेक्चर वीडियो अवेलेबल आप लोगों के लिए करवा दूंगा। ठीक है, और यह जो एंथ्रोपोलॉजी यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो मुझसे जुड़ेंगे, और मुझसे कैसे जुड़ेंगे, तो 2 अक्टूबर 2020 से, अर्थात हम अपनी रणनीति के अनुसार आपकी रणनीति को जोड़ेंगे। अर्थात क्या करना है, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम का जो काम था सेल्फ स्टडी का वो आप लोगों ने किया, आप करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। और रात का जो यह था जो हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट का था, तो इसके लिए हमने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी का 2 अक्टूबर 2020 से क्लास प्रारंभ कर दिया है। नया बैच आपके लिए प्रारंभ हो जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ज्वाइन करने की क्या प्रक्रियाएं हैं, सारी जानकारी आपको दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे
अपना नाम, शहर का नाम और आप किस राज्य से हैं, जैसे बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, जहां से भी हैं, तो अपने स्टेट्स का नाम लिख के दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या है, नंबर है 8877301688। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल है फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सारी बातें वहां पे भी हम लोग करते हैं, तो आप भी उसमें जुड़ेंगे तो आपसे भी सारी बातें होगी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, सारे बातों पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, मेरे साथ जुड़ जाए। हमारी जो रणनीति थी उस रणनीति को मैं आपसे साझा करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।